नमस्कार, दृष्टि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। जिस मुद्दे की आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसका जितना संबंध राष्ट्र की नीतियों से है, उतना ही संबंध देश में रसोइयों के बजट से भी है। खाद्य तेल पर हाल ही में सीमा शुल्क में कटौती की गई है। ये कटौती क्यों की गई है? कीमतों में क्यों इतना इजाफा हो गया था? इन सब मुद्दों की आज हम चर्चा करेंगे। यूपीएससी में जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थशास्त्र खंड से ये जुड़ा हुआ है। हमारी चर्चा का प्रारूप ये होगा, हम खबर की चर्चा करेंगे कि कीमतों में इजाफा क्यों हुआ था, सीमा शुल्क में कटौती क्यों की गई, वर्तमान परिदृश्य क्या है, वर्तमान परिदृश्य भारत और खाद्य तेल, इसको लेकर वर्तमान परिदृश्य क्या है। अधिकतर खाद्य तेल भारत में आयात होता है, तो आयात की क्या स्थिति है, कहाँ से आयात होता है, कितना होता है। उसके अलावा क्या कारण रहे कि खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला, किस रूप में ये कटौती की गई है, जो सीमा शुल्क में कटौती की गई है, क्या किसी और कर या सेस में भी कटौती की गई है, उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। प्रभाव ना सिर्फ रसोइयों पर, बल्कि उन पर भी जो खाद्य तेल के लिए रॉ मटेरियल यानी ऑयल सीड्स, तिलहन को उगाते हैं, तो रसोइयों पर भी और किसानों पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों प्रभावों की हम चर्चा करेंगे। हम सरकार द्वारा इस मुद्दे को लेकर उठाए गए अन्य कदमों की भी चर्चा करेंगे और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो ये बढ़ोतरी की गई है, ये इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कितनी ठीक है या क्या और कुछ किया जा सकता है। इसके आधार पर हमेशा की तरह आपके सामने एक प्रश्न होगा, आप सोचिएगा और अपने उत्तर लेखन की प्रैक्टिस कीजिएगा। बहरहाल, खबर ये आई है कि कस्टम ड्यूटी को ऑयल इंपोर्ट्स जो किए जाते हैं, एडिबल ऑयल, खाद्य तेल जो मंगवाया जाता है भारत में, उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। कस्टम ड्यूटी यानी ऐसा टैक्स जो सीमा पार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार जो व्यापार हो रहा है, चाहे मंगवाया जा रहा है, चाहे भेजा जा रहा है। अगर भेजा जा रहा है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर मंगवाया जा रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी। तो वो कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है ऑयल इंपोर्ट्स पर से। तो खबर ये थी कि क्या भाई इससे जो खाद्य तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, क्या वो आग कुछ बुझेगी? पहले जान लेते हैं कि खाद्य तेल को लेके भारत की अर्थव्यवस्था में उसका क्या परिदृश्य है। तो खाद्य तेल की खपत के मामले में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का ही है। ये सीधे सीधे जनसंख्या से भी जुड़ा मामले के तौर पे आप समझ सकते हैं, बट इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह का रहन सहन और खान पान भारतीयों का है, उसमें तेल का बहुत अधिक उपयोग होता है। तो खाद्य तेल की खपत के मामले में भारत का दूसरा स्थान है और इसमें से सबसे अधिक निर्भरता जो हमारी है वो आयात पर ही है। घरेलू उत्पादन बहुत कम होता है। एक समय था, थोड़ा छोटा सा 7-8 सालों का एक दौर था जब हमने इसमें आत्मनिर्भरता पाई थी, लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी, उस आधार पर उत्पादन नहीं बढ़ पाया। तो आज भी हम आयात पर भारी रूप से निर्भर हैं। फिर हम ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में बहुत तेजी है। ये केवल भारत का मामला नहीं है कि सरसों का तेल या रिफाइंड तेल या नारियल के तेल या मूंगफली का तेल, इन सब में कीमतों में बढ़ोतरी आई हुई है। पूरे विश्व में ये तेजी देखने को मिल रही है। इसके क्या कारण है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जहां तक भारत की बात है तो खाद्य तेल, कई तरह के तेल जिनका मैंने नाम लिया अभी अभी, वो कई तरह के तेलों का समूह को हम एक साथ खाद्य तेल बोलते हैं। तो सबसे अधिक जो तेल इस्तेमाल होता है, 90 के दशक तक भारत में किसी ने इसका नाम नहीं सुना था, ना के बराबर इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के समय में 45% उपभोग इसी तेल का होता है। जो चिप्स या मिठाइयाँ आप खाते हैं, अगर कभी पलट के देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा उसके इंग्रेडिएंट्स में कि पाम ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। तो तलने में सबसे अधिक इसी तेल का उपयोग होता है। उसके बाद भारत में सोयाबीन, और उसके बाद सरसों का तेल, और उसके बाद आते हैं वो सब सूरजमुखी तेल, बिनौला तेल, मूंगफली का तेल। इन सब का अनुपात बेहद कम है। तो ये है भारत में जो ऑयल सीड्स या खाद्य तेल का खपत का मामला है। अब देखें आयात की क्या स्थिति है। हमने ये तो जान लिया कि सबसे अधिक हम आयात पर ही निर्भर हैं खाद्य तेल को लेकर, लेकिन सालाना 20 से 21 मिलियन टन खाद्य तेल की हम खपत करते हैं। उसमें से तकरीबन 15 मिलियन टन 2018-19 के आसपास यही आंकड़ा रहा है। 20 का आंकड़ा अभी 6-8 महीनों का ही आया है। लगभग 15 मिलियन टन हम आयात करते हैं। विश्व के सबसे बड़े खाद्य तेल के आयातक हम हैं। हमारे बाद चीन है और फिर दूसरे देश हैं, यूरोपियन यूनियन है। पूरा यूरोपियन यूनियन समूह मिलके हमारे बाद आता है। सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से होता है? सबसे ज़्यादा आयात होता है मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इस प्रकार के देशों से। और
ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम कई बार चर्चा करते हैं कि भारत का आयात बिल बहुत ज़्यादा है। भारत के कृषि आयात बिल में से 40% और पूरे आयात बिल में से 3% हमारा एडिबल ऑयल्स या खाद्य तेलों के आयात पर खर्चा होता है। यानी कि हमारा बहुत सारा फॉरेन करेंसी जो है वो इसी उपयोग में आता है। फिर हम चर्चा करते हैं कि भाई फिर कीमतों में तेजी क्यों आई हुई है आज के समय में, पूरे विश्व में क्यों आई हुई है। पहला तो जो अक्षय ऊर्जा की बात चलती रही है, इसके अलावा एक और बात चलती है कि हम ऑयल के लिए केवल जो फॉसिल फ्यूल जो ज़मीन से निकल रहा है तेल, उसी पर निर्भर ना हो, कुछ अनाजों को भी तेल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस तेल की मिक्सिंग फिर फॉसिल फ्यूल्स के साथ कर ली जाती है। तो वही हुआ है, खाद्य तेल को अब खाद्य टोकरी से ईंधन टोकरी में स्थानांतरित माना जाने लगा है कई खाद्य तेलों को। तो इसके चलते एक इसकी जो सप्लाई है वो तो उतनी ही रही है लगभग, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए इसकी कमी हो गई है और इसलिए कीमतों में इजाफा देखने को मिला है पूरी दुनिया में। फिर सोयाबीन तेल से, स्पेशली सोयाबीन तेल से हमने कहा कि कुछ खास तौर पर कुछ खास खाद्य तेलों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो सोयाबीन तेल से रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ईंधन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये भी एक जो सोर्स था खाद्य तेलों का, हमने देखा भारत में भी सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट ऑयल था, इसकी भी कमी हो गई है। चीन द्वारा बहुत अतिरिक्त खरीदारी की जा रही है अपनी घरेलू ज़रूरतों के लिए भी और अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी। तो चीन क्योंकि एक बहुत बड़ा खरीदार है, तो वैश्विक बाजार में डिमांड बहुत अधिक हो गई है, सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए भी कीमतों का इजाफा है। इसके अलावा लंबे समय से जो मलेशिया में पाम ऑयल होता है, मलेशिया और इंडोनेशिया पाम ऑयल के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। मलेशिया में जिस प्रकार से उसका उत्पादन होता था, वहां पे श्रम आधारित मुद्दों पर उसकी घोर आलोचना होती रही है। तो ऐसे में कई देशों ने इस पर दबाव बढ़ाया। इसके चलते भी माना जा रहा है कि मलेशिया से जो होने वाला उत्पादन है उस पर असर पड़ा है। तो इसने भी अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्य तेल है, स्पेशली जो पाम ऑयल है, उसके प्रोडक्शन पर असर डाला है। इसके अलावा ताड़ और सोया उत्पादक क्षेत्रों पर ला नीना का प्रभाव पड़ा है। तो ला नीना, हम उसकी पूरी चर्चा नहीं करेंगे, हम ये जानते हैं कि मोटा मोटा ला नीना मॉनसून में इजाफा करता है, ज्यादा बारिशें करवाता है। जब ज्यादा बारिश होती है तो जो हार्वेस्ट साइकिल है खाद्य तेलों की, जो तिलहन है, उसकी हार्वेस्ट साइकिल बढ़ जाती है, बहुत तेजी से उत्पादन नहीं हो पाता है। तो क्योंकि ला नीना स्ट्रांग रहा है पिछले कुछ सालों में, तो उसका भी प्रभाव पड़ा है, तिलहन का उत्पादन थोड़ा घट गया है, स्लोली मार्केट में आ रहा है। इस चलते भी कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। और भारत ने इंडोनेशिया और मलेशिया से जो कच्चा पाम ऑयल आ रहा है उस पर निर्यात शुल्क लगा दिया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। उसका एक अपना इतिहास है। कुछ लोग मानते हैं कि जब मलेशिया के जो लीडर हैं उन्होंने कुछ एडवर्स कमेंट्स किए थे भारत की कश्मीर पॉलिसी पर और सीएए पर, उसके बाद भारत ने ये एक तरीके से पेनलाइजिंग कदम उठाया, क्योंकि उनकी तो पूरी अर्थव्यवस्था ही इस पर निर्भर है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारत चाहता है कि जो रिफाइनरी कैपेसिटी है वो इंडिया में इंडिजिनसली बिल्ट हो, हम अपने में आत्मनिर्भर हो सकें एटलीस्ट रिफाइनमेंट को लेकर। तो उसको संरक्षण देने के लिए भी वहां से जो कच्चा तेल आता था उस पर निर्यात शुल्क बढ़ाया गया है। तो उसकी वजह से भी कीमतों में इजाफा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आयात पर सीमा शुल्क में अब कटौती की गई, क्योंकि एक लंबा समय हो गया था कीमतों को बढ़ते हुए, उसका असर कई जगहों पे दिख रहा था। कुछ जगहों पे देश में चुनाव भी है और फेस्टिवल्स, त्योहारों का मौसम है, तो तेलों का जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाता है और ऐसे में अगर वो महंगे रहेंगे तो उनका असर जो है वो पूरे बाजार पर और भी ज्यादा दिखेगा इस समय में। तो सरकार ने सीमा शुल्क में कटौती की। त्वरित समाधान के तरीकों में से ये माना जाता है कि आप टैक्स घटा दीजिए, रेट कुछ घटेगा। तो रॉ पाम ऑयल है, कच्चा पाम है, सोयाबीन है, सूरजमुखी के तेल पर जो कस्टम ड्यूटी थी, मूल सीमा शुल्क था, उसको समाप्त कर दिया गया है। और जो कृषि उपकर लगाया जाता है, उपकर यानी कि किसी खास काम के लिए जो टैक्स लगाया जा रहा है, यानी कि जो जनरल टैक्स नहीं है, किसी खास काम के लिए जो टैक्सेशन किया जा रहा है एक तरीके से, उसको उपकर कहते हैं। तो जो कृषि उपकर इन सब चीजों पे लगा हुआ था उसमें भी कमी कर दी गई है। और राज्यों को निर्देश दिया गया है कि भाई आप स्टॉक अपने यहाँ बनाइए तिलहन और तेल के, ताकि जो फ्लक्चुएशन है, कीमतों में लगातार बढ़ोतरी है, कभी घटौती है, तो उस फ्लक्चुएशन से जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता है, उसकी थोड़ी रक्षा हो सके। तो ये 3 कदम उठाए गए हैं। मूल सीमा कर को समाप्त किया गया है, कृषि उपकर को कम किया गया है और राज्यों को अधिकृत किया गया है कि वो
स्टॉक सीमा का निर्धारण करें। अब इसका प्रभाव क्या होगा? तो माना जाता है कि ये बड़े ही फास्ट तरीके हैं कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कीमतों में तत्काल भारी कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी एंटिसिपेटेड था, लोग तैयार थे कि इस तरह का निर्णय लिए जाने वाला है, बल्कि भारत ने भी चौथी पांचवी बार इस तरह की कटौती की है कस्टम ड्यूटी में, तो ये एंटिसिपेटेड था। तो मार्केट के जो रेट हैं वो उस एंटिसिपेशन में तैयार हैं, उसी लेवल के आसपास हैं, तो बहुत भारी कमी नहीं होगी। 10 से 15 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की कमी देखने को नहीं मिलेगी कीमतों में। इसके अलावा क्योंकि हम आयात पर निर्भर हैं और हमारी कस्टम ड्यूटी कम कर लेने से बहुत ज्यादा फर्क अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पे नहीं पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें क्योंकि ऑलरेडी बहुत अधिक हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक कीमतें हैं, घरेलू बाजार में कीमतें हैं, वो कम हो जाएंगी, क्योंकि आयातित तेल महंगा ही आ रहा है। बल्कि साथ में यहाँ ये जोड़ देना भी लाजिम होगा कि क्योंकि भारत ने टैक्स घटाया, तो मान लिया गया कि इसका जो डिमांड है वो बढ़ेगा, और इस खबर के फैलते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन तेल की कीमतें कुछ और बढ़ गई। तो ये बताता है कि इस तरह के कदमों की एक सीमा होती है, इसलिए भी कीमतों पर बहुत तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि आपूर्ति में कुछ बॉटलनेक्स हैं, कुछ जगहों पर आपूर्ति में बाधा है जिस वजह से कीमतें अधिक हैं। वो बाधाएं भी इतनी जल्दी तो दूर होने वाली नहीं है। और तो ये जो 5 बार कमियां की गई हैं, कृषि उपकर कम किया गया है, इसका जो असर है ये और जो आपूर्ति में कमियां हैं, इनका असर आते आते दिसंबर जनवरी महीना आ जाएगा। तो ये तो असर हो गया बाजार की कीमतों पर, जिसका असर उपभोक्ता पर पड़ता है। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा जो इसको उगाते हैं। तो किसानों ने तो इसको उगाया था जब, तो उनकी कीमतों की आकांक्षाएं अलग थी। उन्होंने इसकी कीमत देखी थी कि बाजार में कीमत बहुत ज्यादा है, तो हम इसको उगाते हैं। अब सरकार ने इस तरह की नीतियां लागू की हैं कि टैक्स घटा दिया ताकि कीमतें कम हो। बाजार का पूरा जोर है सरकार का कि आप स्टॉक लिमिट भी लगा दीजिए, इस तरह से कीमतें कम हो। तो उसका असर मंडी की कीमतों पर पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, खासतौर में भारत में किस पर? सोयाबीन पर और ग्राउंडनट यानी मूंगफली पर। तो किसानों पर इसका एडवर्स इंपैक्ट है, उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा दोहरी मार, इस साल मॉनसून जिस तरह से आया तो उसने भी इसके हार्वेस्ट पर प्रभाव डाला, इन फसलों के, तिलहन के उत्पादन पर प्रभाव डाला। तो मौसम की मार तो किसान झेल ही रहे थे, अब दूसरी मार वो ये झेल रहे हैं कि कीमतें कम होने लगेंगी, और अभी ही टाइम आया है हार्वेस्ट का। तो जब हार्वेस्ट का टाइम है और कीमतें कम हैं और बहुत समय तक इसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, आपको बाजार में लाना ही होगा, तो किसान दोहरी मार से जूझ रहे हैं, मौसम की भी और सरकार की नीतियों की भी। तो ये दोनों पर प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा कुछ बड़े प्रयास भी किए गए हैं। ये तो तत्काल प्रभाव देखने के लिए किए गए प्रयास हैं कि आप टैक्स घटा दीजिए, उपकर कम कर दीजिए। दूसरे उपाय क्या किए गए हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है, जो 2007 से चली आ रही है, उसके अंतर्गत और 2017-18 में जिसको कृषि रफ्तार के नाम से रीलॉन्च किया गया था, नया एम्फेसिस दिया गया था, उसके तहत ऑयल पाम क्षेत्र के विस्तार की बात हो रही है, खास तौर पे भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट इलाकों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो खाद्य तेल के उत्पादन के लिए मुफीद है। तो एक कदम तो सरकार ने ये उठाया हुआ है। इसके अलावा सरकार ने तिलहन फसलों के जो न्यूनतम मूल्य है, एमएसपी है, उसमें इजाफा किया है, जिससे से ज्यादा किसान प्रोत्साहित हो, वो इन फसलों को ज्यादा उगाएं। तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, और दूसरा क्योंकि इन फसलों की कीमत बहुत ज्यादा है, तो किसानों में भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी। इसके अलावा तो हमने पहले भी चर्चा की कि तिलहन के लिए बफर स्टॉक का निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो मार्केट फ्लक्चुएशंस होते हैं, कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उसका तत्काल असर जितना रोका जा सके उपभोक्ताओं पर पड़ने से, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने से, वो कंट्रोल किया जा सके। इसलिए स्टॉक का निर्माण किया जा रहा है, बफर स्टॉक का निर्माण किया जा रहा है। तिलहन फसलों का क्लस्टर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्लस्टर प्रदर्शन क्या होता है? तो अमूमन माना जाता है कि जैसे भारत में इसकी खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है आज भी, ऑयल सीड प्रोडक्शन को। तो किसान तैयार कैसे होंगे, क्यों वो आपकी बात मान लें? तो प्रदर्शन किया जाता है, किसी फसल को उगाया जाता है और दिखाया जाता है कि देखिए इतनी लागत आप करेंगे तो आपका इतना उत्पादन होगा। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान प्रोत्साहित होंगे तिलहन के उत्पादन के लिए। तो ये कदम भी सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में खाद्य तेल पर राष्ट्र मिशन
प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें टारगेट क्या है कि 2025-26 तक यानी आगामी 4-5 वर्षों में पाम ऑयल का जो घरेलू उत्पादन है उसको 3 गुना 300% बढ़ा दिया जाए। तो ये 5 कदम हैं जो सरकार द्वारा उठाए गए हैं घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक स्तर पर, लॉन्ग टर्म में। तो हम निष्कर्ष क्या निकालें इस पूरी बात का कि सरकार ने जो कटौती की है कस्टम ड्यूटी में या फिर सरकार ने जो उपकर में कटौती की है, इसका क्या असर पड़ेगा पूरी ओवरऑल फूड सिक्योरिटी पर और खास तौर पे ऑयल सीड के कंटेक्स्ट में भारत की खाद्य सुरक्षा पर। तो पहली बात तो कि निष्कर्ष ये है कि भाई देखिए, सरकार लॉन्ग टर्म में ठीक काम कर रही है कि तिलहन की आयात निर्भरता को कम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे टोटल इंपोर्ट बिल का अगर 3-4% कि उस चीज पर खर्च हो रहा है जो हम अपने देश में उगा सकते हैं, और 90 के दशक में 89 टू 97, 98 हमने ये किया भी है, तो क्यों ना उसको किया जाए। तो तिलहन के आयात निर्भरता को दूर करने के लिए कई राष्ट्रीय मिशन चलाए जा रहे हैं, तो ये ठीक है। लेकिन जो बाजार में हस्तक्षेप बार बार किया जाता है, इसको ध्यान में रखना होगा। हमने देखा कि किस तरह से इसका उल्टा असर भी पड़ता है कि जिन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आप इतने राष्ट्रीय मिशन चला रहे हैं, आप क्लस्टर प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं कि इतना अच्छी चीज़ है, आप एमएसपी बढ़ा रहे हैं ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हों, लेकिन जब असल में हार्वेस्ट क्रॉप हो रही होती है तो बाजार में जो शोर मचा है कीमतों का, उसको ध्यान में रख के बाजार में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उसका उल्टा असर होता है, क्योंकि दीर्घकाल में किसान छिटकने लगते हैं, तो किसान तिलहन उगाने से दूर होने लगे। इस चीज से हमें बचना होगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। कीमतों में एक तरह की निरंतरता चाहिए। इसका मतलब ये मत लीजिएगा कि हमें इसकी कीमतें बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन एक निरंतरता तो चाहिए कि किसान को पता हो कि जब वो उगाने वाला है, या जो प्रोसेस करने वाली फैसिलिटी हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि रिफाइनरीज जो है वो इंडिया में बढ़े, तो वो तभी अपना इन्वेस्टमेंट बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगी किसान और वो इंडस्ट्रीज भी, जब कीमतों में एक स्टेबिलिटी हो, ना तो बहुत तेजी से भाग रही हो और ना ही भागने के बाद अचानक से ढुलक रही हो। तो उसमें निरंतरता की आवश्यकता है, और ये तो साफ किया ही जा चुका है कि घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी की भी आवश्यकता है। तो ये पूरा निष्कर्ष है भारत ने जो हाल ही में नीतियां अपनाई हैं खाद्य तेल की कीमतों में हो रहे इजाफे को कंट्रोल करने के लिए। तो इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब आइए एक प्रश्न देखते हैं जो आपके सामने है कि भारत में खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के संदर्भ में इस मुद्दे से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और भारत की समग्र खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। इस प्रश्न के बारे में आप सोचें, इस पर उत्तर लेखन का अभ्यास करें। मिलते हैं अगली कड़ी में।